स्टडी जोन। सो दोस्तों, स्वागत है आपका क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 2 में। यहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन बताई थी, क्वांटम मैकेनिक्स किसे बोलते हैं और क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल लॉज क्यों नहीं फॉलो करती, और कुछ फ्लॉज बताए थे मैंने आपको क्लासिकल मैकेनिक्स के। ठीक है, सो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं, पहले हम जानते हैं इसकी एज यूजुअल जो डेफिनेशन आप सुनते आए हैं आज तक। ठीक है, ये अपने +2 स्टैंडर्ड में भी पढ़ी होंगी। सो ब्लैक बॉडी इज डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट दैट कंप्लीटली एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट and is also a perfect emitter of radiation. That means ब्लैक बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये बात जरूरी नहीं होती कि जो हर ब्लैक कलर वाला जो ऑब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट सिर्फ आप ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में आप काउंट करेंगे, है ना। कई लोग में हमारे मन में धारणा बन जाती है कि कोई भी ब्लैक कलर वाला ऑब्जेक्ट जो होगा वही बस ब्लैक बॉडी है, बाकी कोई ब्लैक बॉडी नहीं है। ऐसा नहीं है। ठीक है, ब्लैक कलर वाला ऑब्जेक्ट हो सकता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन फॉलो कर रहा हो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई और अदर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है हमारे पास। तो मैं इस करके लिख रहा हूं यहाँ पे एनी ऑब्जेक्ट या एन ऑब्जेक्ट विच कैन एब्जॉर्ब। इसमें खास बात क्या होती है इन ऑब्जेक्ट्स की, ये किसी भी टाइप की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और एमिट भी सारे टाइप की रेडिएशंस को कर देते हैं। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो सारे टाइप की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। पहली बात तो आप मुझे ये सोच के बताएं कि आप रेडिएशन वर्ड से क्या समझ रहे हैं। कुछ लोग रेडिएशन सिर्फ ये जो सनलाइट होती है सिर्फ इसको सोचते हैं। ये मैं उस रेडिएशंस की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाली वो रेडिएशंस हैं, पर रेडिएशन मतलब वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो था, जिसके अंदर हमारे पास गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं, ठीक है, यूवी रेज भी हैं, विजिबल रेज हैं, आईआर हैं, माइक्रोवेव हैं, देन रेडियो वेव्स हैं। ये सारी रेडिएशंस को जो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, मोस्टली हम यूवी रेज पढ़ते हैं, विजिबल पढ़ेंगे, आईआर पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेडिएशंस का मतलब सिर्फ ये विजिबल लाइट नहीं होता। मतलब यहाँ पे जो मैं रेडिएशन वर्ड यूज कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में, जो मैं ब्लैक बॉडी को समझाने के लिए रेडिएशन वर्ड यूज कर रहा हूँ, उसमें सारी टाइप की वेव्स आ जाएंगी, जैसे अल्ट्रावायलेट भी आ जाएंगी और इंफ्रारेड भी आ जाएंगी। ठीक है, इनको भी साथ में काउंट करना है। तो ये सारी जो रेडिएशंस है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर एमिट भी इन्हीं रेडिएशंस को करेगा। एमिट कैसे करेगा? वेवलेंथ, है ना, मतलब वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ को एमिट करेगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात। ध्यान से समझिए, सुनना है बस मेरी बात को। अगर आप सुन पा रहे हैं अच्छे से तो आपको समझ में आएगा ये चीज है। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम दो कंटेक्स्ट में समझ सकते हैं, एक तो एब्जॉर्प्शन के कंटेक्स्ट में और एक एमिशन के कंटेक्स्ट में। पहले मैं इसको एब्जॉर्प्शन के कंटेक्स्ट में समझा सकता हूं। देखो, इसको हम दो कंटेक्स्ट में समझ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बोलो। ठीक है, और सेकंड जो चीज हम इसको समझ सकते हैं वो है हमारे पास एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ये चीज अंडरस्टैंड करना। सो बेसिकली क्या हुआ है, डेफिनेशन में भी हमने दो वर्ड लिखे हैं, कंप्लीटली एब्जॉर्ब्स, और एंड में लिखा है मैंने परफेक्ट एमिटर। तो दो वर्ड से हम यहाँ पे इस चीज को फोकस करेंगे, समझने की कोशिश करना, ध्यान से फोकस करें। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन का मतलब है, देखो सबसे पहले तो मैं एक वेरी सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास लेट अस सपोज कोई एक सब्सटेंस है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस से मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है। अब मैंने इसके ऊपर कोई रेडिएशंस डाली। ठीक है, अब ये क्या क्या कर सकता है उस रेडिएशन के साथ। जहां तो ये रेडिएशन उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ी वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो गई, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ी और डायरेक्टली चली गई बाहर। जैसे ही वो टकराई, टकराने के बाद चली गई। जैसे वो शीशा होता है ना, मिरर के ऊपर जब आप कोई टॉर्च मारते हो, लाइट मारते हो, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, मिरर के अंदर थोड़ी घुस जाती है। मिरर को जब आप मारते हो, वो टॉर्च मारते हैं, तो उसमें रिफ्लेक्शन हो जाती है। तो यहाँ पे भी ऐसे, जैसे लाइट हमारे पास ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ी और ऑब्जेक्ट ने उसको रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ लिख रहे हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे पहला केस हो सकता है कि जब भी कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट के साथ टकराती है तो वहां पे रिफ्लेक्शन हो जाती है। सेकंड केस हमारे पास क्या बनता है कि लेट अस सपोज मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमने कोई रेडिएशन डाली और इस ऑब्जेक्ट ने
वो रेडिएशन एज सच ट्रांसमिट कर दे। मतलब जैसे बोलते हैं ना आर पार हो जाना, एक ऑब्जेक्ट था, रेडिएशन पड़ी, इसके आर पार हो गई, ठीक है, जैसे ही जितनी पड़ी उतनी ही आर पार हो गई। मेरे कहने का मतलब है ट्रांसमिटेंस होना, है ना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिट हो जाना। तो दूसरा केस हमारे पास हो सकता है ट्रांसमिट का। अब जो थर्ड केस है जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हमारे पास कोई रेडिएशन पड़ती है तो वो कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, कुछ रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो रेडिएशंस उसने एब्जॉर्ब नहीं करी होंगी उनको ट्रांसमिट करेगा, ठीक है, उनको क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा, और कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कुछ रेडिएशंस तो एब्जॉर्ब हो गई और कुछ रेडिएशंस ट्रांसमिट हो गई, ठीक है। सो ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये तीन कंसेप्ट यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। अब हम जो पढ़ रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, वो पढ़ रहे हैं लास्ट वाला केस, जिसके अंदर वो ऐसा ऑब्जेक्ट जो कुछ रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी बची हुई को ट्रांसमिट कर देगा, मतलब एक एमिट भी करेगा, ठीक है। तो पहले ब्लैक बॉडी क्या होती है, एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी, जिसको हम वर्ड यूज करते हैं, एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो सारी टाइप की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और सारी टाइप की रेडिएशंस को एमिट करता है। और इतनी बात बता दी जाए, ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं है जो 100% एब्जॉर्प्शन दिखाता हो और 100% ही ट्रांसमिटेंस दिखाता हो या एमिशन दिखाता हो, ठीक है, 100% ही एमिशन दिखाता हो। यहाँ पे ट्रांसमिटेंस वर्ड लिखने की बजाय मुझे एमिशन वर्ड लिखना चाहिए, क्योंकि ट्रांसमिट का तो मतलब हो गया कि जितनी पड़ी उतनी ट्रांसमिट हो गई, तो यहाँ पे वर्ड आएगा एमिशन, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज अंडरस्टैंड करने वाली है। आई होप आपको ये चीज अंडरस्टैंड हुई। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि सारी टाइप की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर पा रहा है, जितनी जितनी लाइट, जितनी सरफेस के ऊपर उसको लाइट पड़ रही है उतना उतना वो एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर वो सारी टाइप की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। वैसे हालांकि परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती नहीं है, जैसे बोलते हैं ना आइडियल गैसेस नहीं होती हैं, सब नॉन आइडियल है। तो यही काम यहाँ पे होता है, ठीक है। और एमिशन का मतलब है कि वो वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ को एमिट कर रहा हो, ठीक है। और आपको बता दिया जाए कि डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस, मान लो कोई सब्सटेंस ए था, कोई सब्सटेंस बी था, कोई सब्सटेंस सी था, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं हमारे पास, वो उनका रेट ऑफ एमिशन भी डिफरेंट डिफरेंट होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। मान लो आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर वो चीज़ नोट कर रहे हो, एमिशन को नोट कर रहे हो, मान लो आप कर रहे हो 298 केल्विन के ऊपर, ठीक है। वहां पे आपके पास 3-4 सब्सटेंस पड़े हैं, ए सब्सटेंस है, बी सब्सटेंस है और सी सब्सटेंस है। अब ये जो रेडिएशन एमिट करेंगे, इनकी जो रेट होगा, इनका जो रेट होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। इनका रेट भी हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट रेट हमारे पास रहेगा, ठीक है। तो ये तो हमने कुछ एमिशन के बेसिस पे, कुछ एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे ब्लैक बॉडी को समझने की कोशिश करी, ठीक है। तो फेरी नाम के एक साइंटिस्ट थे, FERY, फेरी नाम के एक साइंटिस्ट थे हमारे पास। इन्होंने कुछ ऐसी थ्योरेटिकली, मतलब लैब के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश करी जिसके अंदर ये क्या कर रहे हैं, एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। परफेक्टली ब्लैक बॉडी बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि 100% तो उसमें भी नहीं मिला उनको भी, उनको कितना मिला, 97% जो है वो एब्जॉर्प्शन मिली, 100% एब्जॉर्प्शन नहीं करा फिर भी उन्होंने, ठीक है। आप एक एक्सपेरिमेंट है आपके बुक में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ। वो ऐसे करके कुछ हमारे पास क्या है, सर्कल सा रहता है, इस चीज़ के अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पे और यहाँ से कुछ ऐसा पिन होल और इस प्रकार से, और यहाँ से कुछ छोड़ा होता है ताकि हमारे पास क्या कर दिया जाए, इसके अंदर से हमारे पास लाइट जो है वो जाए, और जाने के बाद यहाँ पे इसके साथ टकरा के हिट करे, रिफ्लेक्ट हुए, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है, फिर यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट होती है, फिर यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट होती है, फिर यहाँ रिफ्लेक्ट होती है, ऐसे करके वो अंदर ही अंदर क्या होती जाती है, मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन करती रहती है, मल्टीपल टाइम्स हमारे पास वो अंदर ही रिफ्लेक्ट होती रहेगी, ठीक है, अंदर ही अंदर, तो अंदर पूरा हीटअप हो जाता है। तो उन्होंने इस प्रकार से कुछ करके थ्योरेटिकल लैब में अपना
एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी बनाने की कोशिश करी, जबकि मेन इंपॉर्टेंट बात थी कि फेरी नाम के साइंटिस्ट ने कोशिश करी और उनको भी 100% रिजल्ट नहीं मिलते हैं, उनको 97% तक वहाँ पे एब्जॉर्प्शन रहती है। ये चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है। बाकी सारा काम हमारा फिजिक्स का होता है, हम लोग केमिस्ट्री वालों ने सिर्फ इस चीज़ को केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। ठीक है, हमारा इतना काम है। ठीक है, तो ये हमारे पास थी कुछ ना कुछ ब्लैक बॉडी के बारे में कुछ ओवरव्यू कि इस तरीके से हमारे पास रहता है। अब बात करते हैं कि ब्लैक ये कलर्स जो होते हैं वो कैसे आते हैं। जैसे मैं बोलूँ कोई सब्सटेंस ऐसे ब्लैक कलर का है, कोई सब्सटेंस अगर वाइट कलर का है, कोई कोई ब्लू कलर का है, कोई ग्रीन कलर का है, ये कलर्स कैसे बनते हैं, कैसे कोई सब्सटेंस का कोई कलर होता है, किसका ब्लैक कलर है तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, सो बेसिकली मेन बात क्या होती है, मेन बात हमारे पास ये है कि लेट अस सपोज, मैं आपको सपोज करता हूँ कि मेरे पास कोई 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, इस तरीके से 3 ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास। अब एक में क्या हुआ, वाइट लाइट पड़ी, वाइट लाइट स्ट्राइक करी। एक बात और, अगर किसी सब्सटेंस का कलर है तो वो पक्का विजिबल लाइट में है। यूवी में कोई कलर नहीं होता, आईआर में कोई कलर नहीं होता। कलर अगर किसी सब्सटेंस का है, कोई नीला पीला काला कोई है, तो वो इसी करके है क्योंकि वो विजिबल रीजन में लाई कर रहा है। मतलब वहां पे क्या हो रहा है, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि व्हाइट लाइट स्ट्राइक कर रही है उसके साथ। अब व्हाइट लाइट में से अगर लेट अस सपोज उसने क्या करा, व्हाइट लाइट में से उसने सारी जितनी भी, अब आपको पता है व्हाइट लाइट जो होती है वो विबग्योर होता है, VIBGYOR, विबग्योर रहता है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास इतने 7 कलर्स हैं, अगर वो व्हाइट लाइट जैसे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ी और वो व्हाइट लाइट ही दोबारा क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, इस सब्सटेंस ने कोई कलर एब्जॉर्ब ही नहीं करा, विबग्योर में से व्हाइट लाइट में से किसी भी कलर को एब्जॉर्ब नहीं करा, जैसे व्हाइट लाइट पड़ी उतनी स्ट्राइक हो गई। इसका मतलब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ए, ये व्हाइट कलर का दिखेगा आपको। किस कलर का दिखेगा, व्हाइट कलर का दिखेगा। इतनी बात मैं आपको बता दूं, जो सब्सटेंस कलर एब्जॉर्ब करता है आपको वो नहीं दिखता, क्योंकि वो तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया है। आपको वो दिखेगा जो उसने रिफ्लेक्ट कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया, एमिट कर दिया। जो व्हाइट लाइट में से उसने कलर एमिट कर दिए वो आपकी आंखों में पड़ते हैं और वो हमें कलर दिखता है, उस तभी वो सब्सटेंस का कलर वैसा दिखता है हमें, पर उसने एब्जॉर्ब कोई और कलर किया होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर किया होता है। इसको हम एक वर्ड यूज करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, अब क्या होता है, मान लो यहाँ पे बी सब्सटेंस था, अब बी सब्सटेंस के ऊपर हमने व्हाइट लाइट डाली और उसने सारी की सारी व्हाइट लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, सारी की सारी व्हाइट लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, तो आपको सब्सटेंस ब्लैक कलर का दिखेगा। ठीक है, आपको वो सब्सटेंस ब्लैक कलर का दिखेगा। यही तो होता है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर में क्या बोला था मैंने, जो सारे टाइप की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले। तो बेसिकली आपको अगर सब्सटेंस ब्लैक कलर दिख रहा है, ठीक है ना, मेरी बात जरा ध्यान सुनना, ये कलर आपको ब्लैक दिख रहा है। फॉर एग्जांपल मेरी शर्ट का कलर अगर ब्लैक है, ठीक है, वो इसी करके है बिकॉज उसके ऊपर व्हाइट लाइट जब स्ट्राइक करी तो उस व्हाइट लाइट को उसने सभी ने एब्जॉर्ब कर लिया और आपको कलर ब्लैक दिख रहा है। समझे मेरी बात, ये बात अंडरस्टैंड करना, सिर्फ व्हाइट लाइट पड़ी और वो सब्सटेंस ब्लैक हो गया, ये चीज अंडरस्टैंड करने वाली है। मैं आपको समझाऊंगा ये पॉइंट, तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा। अभी आगे चलते हैं। सी के ऊपर मान लो व्हाइट लाइट पड़ी, इसने उसमें से ब्लू कलर को एब्जॉर्ब कर लिया। कौन से कलर को, ब्लू कलर को इसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये कौन सा कलर एमिट करेगा, यहां से तो व्हाइट लाइट आ रही है, अब ये कोई ना कोई कलर एमिट करेगा। ब्लू कलर इसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब कैसे याद रखते हैं आपको पता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री सर्कल होता है, एक सर्कल होता है, ऐसे करके बनाते होते हैं हम लोग। ठीक है, एक कोऑर्डिनेशन में पढ़ाया जाता है। देखो VBGYOR, अगर उसने ब्लू कलर एब्जॉर्ब करा है, देखो ये आया ब्लू कलर, अगर उसने ब्लू कलर एब्जॉर्ब करा है तो आपको ऑरेंज कलर दिखेगा। ये देखो ओ मीन्स ऑरेंज कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है। अब ब्लू तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो आपको कौन सा दिखेगा, ऑरेंज कलर दिखेगा। तो इसका मतलब जो भी वो सब्सटेंस है वो आपको पूरा का पूरा ऑरेंज कलर का दिखेगा। अब आप बोलोगे कि ब्लू कलर तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया, इतना बड़ा विबग्योर था उसमें से उसने अगर ब्लू कलर एब्जॉर्ब कर लिया तो येलो भी है, ग्रीन भी है, रेड भी है, ऑरेंज क्यों दिखा, बाकी भी तो हमारे आंखों में पड़ सकते हैं, पड़ेंगे, वो सारे मर्ज हो जाएंगे और सबसे ज्यादा जो आपको दिखेगा वो उसमें से ऑरेंज कलर दिखेगा।
ठीक है ना, जो सबसे ज़्यादा आपको दिखने वाला है वो ऑरेंज कलर दिखने वाला है, बाकी भी आप एमिट होंगे तो वो सारे मर्ज हो जाते हैं। रेनबो देखिए ना, उसमें भी कुछ कलर्स मर्ज हो जाते हैं। ये साइंस है ना, समझना पड़ेगा। सो ये हमारे पास क्या है, ऑरेंज कलर आपको यहाँ पे दिखेगा, सबसे ज़्यादा जो आपको वाइडली दिखेगा कलर वो ऑरेंज है, यानी कि वो सब्सटेंस पूरा ऑरेंज कलर का होगा। तो आप इमेजिन कर सकते हो संतरा, ठीक है, हमारे ऑरेंज होता है ना, वो ऑरेंज कलर का होता है, तो इसका मतलब वो ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करता है, पर दिखता हमें ऑरेंज है। ये चीज़ आपको, ये कॉम्प्लीमेंट्री सर्कल होता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। सिंपल है, याद रखना, सर्कल बनाओ ऐसे करके, और VBG/YOR, क्या लिखना है, VBG/YOR। तो ऐसे करके आप यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स भी याद कर सकते हो। याद भी तो क्या ही करना है, सर्कल बना लिया तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर आप देख के ही पता कर सकते हो। तो अब आप समझो कि जिस ब्लैक बॉडी की मैं बात कर रहा हूं और यहाँ पे जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस बना है, क्या ये वो दोनों सेम है? जिस ब्लैक बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ और यहाँ पे जो ब्लैक कलर वाला मैंने आपको बताया कि ये जो ब्लैक कलर आया है, ठीक है, क्या ये दोनों सेम है? बात है नहीं। मैं जिस ब्लैक बॉडी की बात कर रहा हूँ वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सारे टाइप की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। मैं इन वर्ड्स पे इसी करके फोकस कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, हम समझाते कुछ और है, बच्चे कुछ और समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज जरूर अंडरस्टैंड करें। ब्लैक बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सारे टाइप की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। उसमें विजिबल लाइट, वाइट लाइट, क्या उसमें वो IR को भी एब्जॉर्ब कर लेगा, UV को भी एब्जॉर्ब कर लेगा, गामा को भी एब्जॉर्ब कर लेगा अगर यहाँ पे है हमारे अर्थ के अंदर तो, ठीक है। तो बाकी बाकी सारी वेव्स को भी एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन ये जो ब्लैक कलर आया है ना, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है इस बी नाम के ऑब्जेक्ट में, ये ब्लैक कलर सिर्फ व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और तो आपको ब्लैक दिख रहा है। ठीक है ना, इसने सिर्फ व्हाइट लाइट को, इतने बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से सिर्फ व्हाइट लाइट वाले पोर्शन को एब्जॉर्ब करा है, तो ये ब्लैक दिख रहा है। अगर ये सब्सटेंस IR को भी एब्जॉर्ब कर ले, इसको भी एब्जॉर्ब कर ले, UV को, बाकी सब रेडिएशंस को भी एब्जॉर्ब कर ले, फिर ये एक ब्लैक बॉडी बन सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हम अपने आसपास ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, जैसे हम ब्लैक कलर की शर्ट हो गई या ब्लैक कलर की शॉल हो गई, आपने देखा होगा जब आप सन में केवल शॉल और के सोते हैं सर्दियों के दिनों में मोस्ट प्रोबेबली, तो आपने देखा होगा आपको बहुत ज़्यादा हीट मिलती है ना। एक तो वो सब्सटेंस ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर का वो इसी करके है क्योंकि सन से आने वाली जितनी भी वाइट लाइट है उस शॉल ने एब्जॉर्ब कर ली, और वो एब्जॉर्ब करके फिर एमिट कर रहा है, वो आपकी बॉडी में एमिट कर रहा है, क्योंकि फिर आप ही हो, शॉल आपने ऊपर ले ली है और नीचे आप लेटे हो, तो फिर शॉल ने अगर एब्जॉर्ब कर ली सारी की सारी वाइट लाइट, तो वो उसने अब एमिट करनी है रेडिएशन, तो वो वाइट लाइट फिर आपकी बॉडी में एमिट करेगी, तो आपकी बॉडी में हीट महसूस होती है। ठीक है, तो ये सिर्फ वाइट लाइट एब्जॉर्ब करी उसने। अगर ये वही शॉल आपके पास IR भी एब्जॉर्ब कर ले, UV भी एब्जॉर्ब कर ले, तो वो एक ब्लैक बॉडी है। तभी हम कहते हैं कि जो ब्लैक कलर के सब्सटेंस है हम उनको ब्लैक बॉडी बोल सकते हैं। मैं ये नहीं कहता उनको नहीं बोलेंगे, उनको बोलेंगे हम ब्लैक बॉडी। ठीक है ना, अगर वो सारी टाइप की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो, मतलब IR को भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो ब्लैक कलर वाले सब्सटेंसेस जो हैं वो ब्लैक बॉडी हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ सब्सटेंसेस हो सकते हैं जो ब्लैक बॉडी हो। क्या पता वो व्हाइट लाइट को इतना एब्जॉर्ब नहीं करे जितना वो IR को एब्जॉर्ब करे। IR को एब्जॉर्प्शन तो आपको दिखेगी नहीं, UV की एब्जॉर्प्शन तो आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि वो ना तो उन लाइट को आप देख सकते हो ना कुछ। व्हाइट लाइट ठीक है, आसपास व्हाइट कलर है, एब्जॉर्ब करके आप उनका रेनबो वगैरह, विबग्योर वगैरह एक विजिबल रीजन में अगर हो तो कलर्स वगैरह आते हैं। IR में तो कोई कलर आएगा नहीं, और ना ही हमारे पास UV में कोई कलर आएगा। ठीक है, इन रीजन्स में कलर इम्पार्ट नहीं होता। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ब्लैक बॉडी। बहुत सारे हमने इंट्रोडक्शन सीख लिया ना, ब्लैक बॉडी क्या होता है, कितनी देर के लगे हैं, आप लोग भी बोर हो गए होंगे, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के 2 लॉज हैं। पहले हम लॉज के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर मैं आपको उन लॉज को डीपली एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सो वो 2 लॉज क्या है हमारे पास ब्लैक बॉडी के, ठीक है, वो मैं आपको थोड़े से बता देता हूँ। ठीक है, वो तो जस्ट डेफिनेशंस हैं, आपकी बुक्स में जस्ट लिखा हुआ है, आप समझने वाली बात समझो कि उसमें समझने वाला पॉइंट क्या है ना। रट्टे वाली बात तो आप बुक से भी देख सकते हैं, पर मैं यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने की ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि समझो चीज़ों को। मैं यहाँ पे कोई नोट्स वगैरह से लिख के नहीं लाया हूँ कि आप लोग उसको आओ चेपो और चले जाओ, नहीं, आपको समझना है। पहले यहाँ पे समझो, फिर बुक पढ़ो, आपको ईजी टू अंडरस्टैंड होगा। बुक पढ़नी पड़ेगी बिकॉज यू आर इन द ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। ओके, सो सिंपल सी बात है, लॉज जो है हमारे पास यहाँ पे ब्लैक बॉडी के लॉज की चर्चा कर लेते हैं।
दो लॉज हैं। नंबर फर्स्ट लॉ जो होता है हमारे पास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है। अब क्या बोलते हैं स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, मैं इसको जस्ट एक लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। डेफिनेशन आप जाके बुक से कंसल्ट कर सकते हैं। स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ तो बोलता है कि जो हमारे पास एनर्जी है किसकी, जो एमिट कर रही है वो रेडिएशंस, ठीक है। एक ब्लैक बॉडी परफेक्टली एब्जॉर्ब भी करती है, परफेक्टली एमिट भी करती है, ठीक है। अब कहता है जो वो एनर्जी एमिट कर रही है उस वो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है अपने टेम्परेचर को केल्विन में लेना है, ठीक है। ये मतलब होता है एब्सोल्यूट का, अपने केल्विन में टेम्परेचर लेना है। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। दोनों आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये कौन बताता है, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ बताता है। ये इसकी जनरल डेफिनेशन हो गई, ठीक है। आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। और एनर्जी इज इक्वल्स टू सिग्मा टी की पावर 4। ये जो मैंने आपको सिग्मा लगाया है ना, ये कांस्टेंट है, इसको हम स्टीफन्स कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्टीफन्स कांस्टेंट। तो ये मैंने बता देता हूँ, सिग्मा इज इक्वल्स टू स्टीफन्स कांस्टेंट, ओके। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होगी। और नेक्स्ट जो लॉ होता है, सेकेंड लॉ, वो हमारे पास क्या है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब क्या बोलता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, कि जो लैम्डा है वेवलेंथ, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। समझ गए कि क्या बोलता है कि ये जो हमारे पास एमिशन के दौरान जो वेवलेंथ है, जो मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी ऑफ द एमिटेंस, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, यानी कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा वेवलेंथ कम होगी। ये दो लॉज याद रखने हैं। डेफिनेशंस तो चलो आपने क्या याद रखनी है, ये दो फॉर्मूला जरूर याद रखने, रिलेशन जरूर याद रखने कि E इज इक्वल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T रेज़ टू पावर 4 एंड लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसके अंदर कांस्टेंट वर्ड यूज करेंगे, तो कांस्टेंट है यहाँ पे C इंटू 1/T, और यहाँ पे आप सॉरी यहाँ पे T आएगा, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, T लिख सकते हैं, और T और लैम्डा दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो लैम्डा T दैट इज इक्वल्स टू 0.289, ठीक है। सो 0.289 ये हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू रहती है। तो आप यहाँ पे 289 जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। दिस लैम्डा एंड T, ये रिलेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैल्यूज चलो है ही है, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अब मैं आपको इसको लॉज को डिटेल में समझाने की प्रयास करता हूँ। देखो इसको हम डिटेल में कैसे समझेंगे। पहली बात तो आप ये चीज़ अंडरस्टैंड करो कि एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे पास सारे टाइप की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है और सारे टाइप के रेडिएशंस को एमिट करता है, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास समझ में आ गई। अगर मैं अपना ग्राफ डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे लेता हूँ, लेट अस सपोज मैंने आपको लो टेम्परेचर रखा। लो टेम्परेचर का क्या मतलब है, हाई वेवलेंथ, इनवर्स रिलेशन है ना, चीज़ें भूलना नहीं है। लो टेम्परेचर का मतलब है हाई वेवलेंथ, और हाई वेवलेंथ का मतलब है लो एनर्जी, ठीक है ना। वेवलेंथ और एनर्जी का क्या रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। आप इसको ऐसे भी मत याद रखो, अगर आपको नहीं याद रहता तो आप सिंपल ऐसे याद रख लो कि अगर मैं हाई टेम्परेचर ले रहा हूँ, या पहले स्टार्ट करते हैं लो टेम्परेचर से। अगर मैं लो टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं जस्ट ऑब्जर्व करने की। लो टेम्परेचर के ऊपर मेरे पास एनर्जी क्या है, कम है, बिकॉज स्टीफन्स लॉ के अकॉर्डिंग वो दोनों डायरेक्टली रिलेशन में है, ठीक है। और वीन्स के अकॉर्डिंग वेवलेंथ क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ये देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे मानता हूँ टेम्परेचर लो, टेम्परेचर लो होने पे एनर्जी भी क्या हो जाएगी, लो, लेकिन जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, हाई, ठीक है, हाई वेवलेंथ होगी। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जैसे ही मैं लो टेम्परेचर रखूंगा मेरे पास एनर्जी हो जाएगी लो और वेवलेंथ हो जाएगी हाई।
अब लो एनर्जी वाला रीजन क्या होता है? लो एनर्जी किस में हो जाएगी? आईआर रीजन, ठीक है ना। ये कौन सा रीजन होता है? आईआर रीजन होता है। पहले आपको ये रेज का मैं बता दूंगा एक बार। सबसे ज्यादा एनर्जी होती है गामा रेज की। गामा रेज की एनर्जी ऑर्डर में बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ मैं? एनर्जी ऑर्डर बता रहा हूँ, बिकॉज ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझना है तो सारे टाइप की रेडिएशन आनी चाहिए, ठीक है। आगे समझते हैं। तो एनर्जी ऑर्डर क्या है? गामा रेज जो होती है वो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं। फिर हमारे पास आती हैं एक्स रेज, फिर हमारे पास आती हैं यूवी, फिर हमारे पास आएंगी विजिबल, फिर हमारे पास आती हैं आईआर, फिर हमारे पास आती हैं माइक्रो, फिर आती हैं मेरे पास रेडियो, ठीक है। अगर मैं इसका वेवलेंथ ऑर्डर लगाऊं, लैम्डा ऑर्डर, सो लैम्डा ऑर्डर आपका जस्ट चेंज हो जाएगा। सारी चीज़ों में आपको बस इस प्रकार से ऐसे कर देना। ये सारी चीज़ें बाकी आप यहाँ पे सारी चीज़ें उतार सकते हैं, यही आईआर माइक्रो रेडियो। तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी? अगर मैं इस रीजन की बात करूँ, यूवी और विजिबल आईआर, बिकॉज अगर हम अर्थ पे रहते हैं तो हमारे पास ये वाली रेडिएशंस मोस्ट कॉमनली हम स्टडी करते हैं ना, माइक्रोवेव और रेडियो को, बाकी सबको हम इतना नहीं। तो यूवी विजिबल और आईआर की मेन फोकस करते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर का मतलब है मेरे पास एनर्जी भी लो होगी। एनर्जी लो होगी तो मेरे पास ये आईआर रीजन में रहेगा, बिकॉज आईआर की एनर्जी लो है ना। हाई किसकी है? यूवी की। सो अगर मैं वेरी हाई टेम्परेचर कर देता हूं, वेरी हाई टेम्परेचर, तो उस पर एनर्जी भी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी, और लैम्डा पे लो हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी किसकी हाई होगी? यूवी की। जाने कि अगर मैं लो टेम्परेचर से धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ाता चले जाऊं तो मैं आईआर से यूवी की तरफ शिफ्ट होता जाऊंगा, आईआर से यूवी की तरफ शिफ्ट होता चला जाऊंगा, ठीक है। समझ गए मेरी इतनी बात? तो आप, आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि हम आईआर से यूवी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब बेसिकली मेन बात क्या है हमारे पास? देखो, बेसिकली हमारे पास ग्राफ कैसे बनेगा? अगर मैं एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ बनाना चाहूँ, इस तरफ मेरे पास एनर्जी है, इस तरफ मेरे पास वेवलेंथ है, ठीक है। अगर मान लो कि इतना इतना रीजन मेरे पास क्या है? विजिबल रीजन है। ये मेरे पास क्या है? विजिबल का रीजन है, और ये मेरे पास आईआर का रीजन है, और ये मेरे पास यूवी का रीजन है। तो पहले मेरे पास क्या हो रहा था? मेरे पास जो ग्राफ था वो इस यूवी रीजन में लाई कर रहा था, मतलब बहुत कम ग्राफ था मेरे पास, मतलब स्टार्टिंग में जितना टेम्परेचर था तो मेरे पास यूवी रीजन में ऐसे, मतलब आईआर रीजन में लाई कर रहा था। पहले स्टार्टिंग में आईआर रीजन में लाई कर रहा था मेरा ग्राफ ऐसे। आईआर रीजन का क्या मतलब होता है कि मेरे पास जो एनर्जी है वो आईआर रीजन में थी, यानी कि वो जो, अगर लो टेम्परेचर पे देखा जाए तो लो टेम्परेचर पे वो ब्लैक बॉडी आईआर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा था। समझ आ गया? या फिर आप ऐसे बोल सकते हो आईआर रेडिएशंस को एमिट कर रहा था, है ना। मतलब लो टेम्परेचर के ऊपर उसने, ब्लैक बॉडी ने आईआर रेडिएशंस को एमिट करा, और आपको दिखेंगे नहीं आईआर, कोई कलर नहीं दिखेगा आपको उस ब्लैक बॉडी का। क्यों नहीं दिखेगा? बिकॉज आईआर में कोई कलर होता ही नहीं है। जब तक वो रेडिएशंस एमिट विजिबल रीजन में नहीं पहुंच जाती तब तक आपको कलर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग में हमारे पास जो है वो आईआर रीजन में रहेगा, तो आईआर वाली रेडिएशंस एमिट होंगी लो टेम्परेचर पे। कोई भी टेम्परेचर मान लो, मैं इसको T1 मान लेता हूँ कि T1 टेम्परेचर था, जो कि लो टेम्परेचर है, वेरी लो टेम्परेचर मान के चलते हैं। फिर जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर लो टेम्परेचर से आप हाई टेम्परेचर की तरफ जाते जा रहे हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर जाते, तो आपके पास ये पीक इस तरीके से शिफ्टिंग होती जा रही है। देखो पीक्स आपके पास शिफ्टिंग होती चली जा रही है ऐसे, इस प्रकार से, ठीक है। और आप पीक को इस तरीके से शिफ्ट करोगे कि आपकी वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो भी शिफ्ट हो। जैसे यहाँ पे देखो, पहले आईआर के यहाँ पे इसका मैक्सिमम लैम्डा था, ये मैक्सिमम लैम्डा है, इसको आप लैम्डा मैक्स भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप इसे ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा मैक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद लैम्डा भी शिफ्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे लैम्डा कम होता जाएगा। ये चीज आपको मैंने बताया था वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में, टेम्परेचर बढ़ाओगे लैम्डा कम होता जाएगा। तो पहले लैम्डा ज्यादा था, अब लैम्डा कम होता चला जाएगा, ठीक है। अब लैम्डा जिस
तरीके से लैम्डा कम होता चला जा रहा है, इस प्रकार से ऐसे। पहले अब लैम्डा इतना हो गया, अब ये यहां पे आ गया। अब ये जो रीजन है ये विजिबल रीजन में लाई कर गया, यहां से देखो। अब इस रीजन में ये विजिबल रीजन में लाई कर गया, और विजिबल रीजन में अब अपने टेम्परेचर बढ़ा दिया था। पहले टेम्परेचर T1 था, ध्यान से समझे मेरी बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। पहले टेम्परेचर T1 था, अब टेम्परेचर मेरे पास T2 है, अब टेम्परेचर मेरे पास T3 आ गया। यहाँ पे मैं T4 मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं T5 मान लेता हूँ, और मैं ये मान के चलता हूँ कि T1 टेम्परेचर लो है, T2 का हाई है, T3 का उससे हाई है, T4 का उससे हाई है, T5 का सबसे ज़्यादा हाई है। जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर, आप ना एक इमेजिन करो, आप एक लोहे की जो आयरन की रॉड होती है ना, आप उसको हीट कर रहे हो। आयरन की रोड से आपको जल्द समझ आए, आयरन की रोड भी एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है ना। आयरन की जो रोड होती है, जब आप उसको हीट करते हो, वो भी एक ब्लैक बॉडी है। मैं बताता हूँ कैसे। जब वो लो टेम्परेचर पे रहेगी, स्टार्टिंग में हमने जस्ट अभी आयरन को गर्म करना स्टार्ट करा, वेरी लो टेम्परेचर, उस टाइम पे ना रेडिएशंस एमिट हो रही होंगी, पर आपको दिखेंगी नहीं, आपको पता नहीं लगेगा कि रेडिएशंस एमिट हो रही हैं कि नहीं हो रही, पर उस टाइम पे वो IR रेडिएशंस को एमिट कर रहा होगा। आपने जैसे जैसे लोहे को गर्म करना स्टार्ट करा, एक पॉइंट आएगा जब लोहा आपको लाल कलर का दिखेगा, दिखेगा। आयरन को गर्म होते तो देखा होगा, ठीक है। तो आयरन आपको एक रेड कलर का दिखेगा, पहले नहीं दिख रहा था। जैसे जैसे आपने हीट करा, ज्यादा एक ऐसा टेम्परेचर रीच करा जब वो आपको रेड कलर का दिख रहा है, इसका मतलब वो T3 टेम्परेचर यहाँ पे पहुंच गया, और यहाँ पे आपको वो रेड कलर का दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे वो विब की ओर फॉलो कर रहा है। विजिबल का ये जो रीजन है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसको और सिस्टमेटिक वे में लिखता हूँ। यहाँ पे हमारे पास लैम्डा तो है, विब की ओर, VIBGYOR। अब ये जो रीजन है ये वाला, ये रेड कलर का आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि इस साइड रेड है, क्योंकि जो ब्लू कलर होता है हमारे पास, उसकी वेवलेंथ क्या होती है, और रेड रेड की वेवलेंथ ज्यादा होगी, और उसके बाद उसकी वेवलेंथ वॉयलेट की कलर की सबसे कम होगी, ब्लू की वेवलेंथ सबसे कम होगी, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। विबग्योर में ऐसा ही होता है, विबग्योर की वेवलेंथ भी ऑर्डर यही रहता है, VIBGYOR। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, रेड की, तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। तो मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, IR रीजन से विजिबल पहुंचा, विजिबल से अब धीरे 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 रेड की तरफ से शिफ्ट होते होते ब्लू की तरफ पहुंचेगा, फिर ब्लू से यूवी में एंटर कर जाएगा। हाई, वेरी हाई टेम्परेचर पे वो यूवी में चला गया है, ठीक है, वेरी हाई टेम्परेचर पे वो यूवी में चला गया। एक्सक्यूज मी, ठीक है। अब आप समझो, यहाँ पे वो रेड कलर का देगा, लोहे को गर्म करा, आपको रेड कलर का देगा, आपने मान लो रेड होने दिया उसको, और उसके बाद फिर से आपने गर्म करना, फिर गर्म करना चालू रखा, फिर एक पॉइंट आएगा जब आपको उसका कलर क्या दिखेगा, ऐसे ग्रीन कलर दिखेगा, फिर एक पॉइंट आएगा जब आपको ये वाला कलर दिखेगा, अलग अलग वेवलेंथ पे आपको ये कलर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे ऐसे करके। फिर आपको एक पॉइंट आएगा जब आपको बिल्कुल ब्लू कलर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एक पॉइंट आएगा, जैसे ये टेम्परेचर आएगा मान लो T6, आपको एकदम से क्या दिखेगा, वो ब्लू कलर का दिखेगा। अब जब आपने आयरन को इतनी बार गर्म करा, रेड हुआ, ग्रीन हुआ, फिर एकदम पॉइंट आएगा जब ब्लू कलर का हो जाएगा। फिर जब आप ब्लू कलर के बाद और उसको हीट करोगे, एक पॉइंट आएगा जब वायलेट कलर का हो जाएगा, फिर आपने और टेम्परेचर हाई करा, फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा वो कहेगा बाहर में जाओ, मैं तो यूवी रीजन में चला गया। अब वो यूवी रीजन में एंटर कर जाएगा। ये कौन सा रीजन आ जाएगा, यूवी रीजन में एंटर कर जाएगा। अब आपको वो वाइट कलर का नजर आएगा। तो सोच के देखो, आपने इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर कर दिया अब उसका कि आपको वो लोहा जो है वो वाइट कलर का नजर आएगा। वाइट कलर मतलब कोई कलर नहीं है उसका, वाइट कलर को तो हम कलर नहीं मानते ना। बाकी सब जो कलर होता है वो क्या होता है, विबग्योर के अकॉर्डिंग होता है, विबग्योर में कहीं भी वाइट नहीं होता, ठीक है। सो अब आपको वो कलरलेस हो जाएगा, वो उस पॉइंट को आप कलरलेस वर्ड यूज कर सकते हो। इसका मतलब वो यूवी रीजन में चला गया। अब वो इतने हाई टेम्परेचर पे वहां पे यूवी रेडिएशंस को एमिट कर, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इस तरीके से ब्लैक बॉडी रेडिएशन टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेशन रहता है, किस प्रकार से वेवलेंथ कम होती रहती है, वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ, ये जरूर याद रखना, यहाँ से आपको क्वेश्चंस आते हैं।
ठीक है, ये रिलेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये ब्लैक बॉडी का एक छोटा सा कंसेप्ट समझ में आया हो। मैंने बहुत ज़्यादा जान लगा दी इसको समझाने में, ठीक है। ग्राफ्स भी मैंने आपको बता दिया और मैंने आपको ये पिछले कंसेप्ट भी थोड़े से रिवाइज करवा दिए, कुछ रेस बता दी, ठीक है। ये छोटे छोटे हमारे पास कंसेप्ट रहते हैं। देखो इसको, अगर आप इसको चाहते हो कि लाइंस वगैरह होनी चाहिए थी इसके साथ, तो लाइंस वगैरह तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट है थ्योरी को, कंसेप्ट को समझना, वो समझो। लाइंस तो आपको मिल ही जाएंगी बुक से, ढेरों बुक्स में मिल जाएंगी आपको लाइंस, ठीक है। लाइंस की चिंता नहीं करनी है, वो तो आप अपनी तरफ से बना सकते हैं, है ना। ये छोटे बच्चे नहीं हैं, हम बहुत बड़े हो चुके हैं, ठीक है। नाउ वी आर इन द ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। तो इसे समझ आनी चाहिए, तो ये किस तरीके से हमारे पास रहता है। अब हमारे पास बात करते हैं कि चलो ये हमने ब्लैक बॉडी तो समझा, अब बेसिकली ये तो समझाओ कि भाई ये क्लासिकल मैकेनिक्स क्यों नहीं इसको कर पाई, एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाई। ये तो हमारा तो यही मकसद था ना समझना, हमारा मकसद तो ये था कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर पाई हमारे ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, फिर हमें क्वांटम मैकेनिकल की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, हमने डीपली इसकी बहुत बड़ी डेरिवेशंस नहीं करनी है फॉर्मूलाज की, ठीक है। आप फॉर्मूलाज की डेरिवेशन आप फिजिक्स में जाके पढ़ सकते हैं, अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में जाके पढ़ा होगा आपने। अदरवाइज यहाँ पे केमिस्ट्री में पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बड़ी बड़ी डेरिवेशंस करने की देयर इज नो नीड एट ऑल, वो भी किसकी, एक ऐसे टॉपिक की जो आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। तो वैसे भी ये फिजिक्स का टॉपिक है, केमिस्ट्री में तो चलो हम इसका केमिकल एस्पेक्ट को समझेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं कि क्लासिकल थ्योरी क्या है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को लेकर। तो क्लासिकल थ्योरी क्या है इसकी, क्लासिकल थ्योरी। देखो क्लासिकल थ्योरी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोगों को पता है कि एक चीज आप ना याद रखना, क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पहली बात तो वहां पे हमारे पास कॉन्टिन्यूअस एनर्जी लेवल्स हैं, और वो क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये बोलता है कि कोई भी एक ब्लैक बॉडी जो है वो कॉन्टिन्यूसली रेडिएशंस को एमिट करती रहती है। एक ब्लैक बॉडी कॉन्टिन्यूसली रेडिएशंस को एमिट करती रहती है, ठीक है। अब वहां पे क्यों करती रहती है, बिकॉज वो जो ब्लैक बॉडी है उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं ऑब्वियसली, वो जो वाइब्रेट करेंगे, इतने हाई टेम्परेचर पे पहुंच चुके हैं ना, टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हो आप, कहते हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वाइब्रेशन शो करते हैं, और वाइब्रेशन से एक एनर्जी निकलती है, एक वेवलेंथ निकलती है, और वो उतनी वेवलेंथ की एनर्जी को मतलब रेडिएशंस को एमिट कर देती है, और वो उसी वेवलेंथ की हम बोल देते हैं कि हाँ भाई ये वाली वेवलेंथ एमिट हुई है, ठीक है। तो वो उन्होंने बेसिकली इसको क्या माना, एक तरह से ऑसिलेटर माना, ऑसिलेशन होता है ना, ऑसिलेटर ही बोलते हैं, फिजिक्स में इसको पढ़ते होते हैं, है ना। तो ऑसिलेटर मान लिया उन्होंने कि ऑसिलेट करते हैं पार्टिकल्स और उसमें से रेडिएशंस को एमिट करते हैं, और वो कॉन्टिन्यूसली रेडिएशंस को एमिट करते रहते हैं, रुकते नहीं है, कहता कोई भी लेवल जो है, कोई भी एनर्जी वो एमिट करते रहते हैं। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हमारे पास क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट थी। और क्लासिकल अगर हम पॉइंट से समझते हैं तो वहां पे दो लोगों का कंट्रीब्यूशन है, दो साइंटिस्ट लोगों का कंट्रीब्यूशन है इसको एक्सप्लेन करने में। मैं आपको वो थोड़ा सा बता देता हूँ, ओवरव्यू क्या है, उसका फॉर्मूला मैं यहीं से कॉपी कर लूंगा बुक से, आपकी बुक से कॉपी कर रहा हूँ डायरेक्टली। तो बेसिकली वहां पे दो हमारे पास साइंटिस्ट हैं, एक है वीन्स कंट्रीब्यूशन, मैं कंट्रीब्यूशन वर्ड इस करके लिख रहा हूँ बिकॉज इन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। पहले हैं साइंटिस्ट हमारे वीन्स कंट्रीब्यूशन, और जो दूसरे साइंटिस्ट हैं दैट इज रेले, LEIGH, LEI, रेले जीन्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो एक है वीन्स कंट्रीब्यूशन, एक है रेले जीन्स कंट्रीब्यूशन। बस इनका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एनर्जी जो कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी है, ठीक है, वो कितनी है 8 पाई hc डिवाइडेड बाय लैम्डा रेज टू पावर 5 e रेज टू पावर माइनस hc डिवाइडेड बाय k t लैम्डा, ठीक है। k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, h हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, t हमारे पास टेम्परेचर है, लैम्डा उसकी वेवलेंथ है, बाकी आपके पास आपको कांस्टेंट है 8 और पाई तो कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट है हमारे पास, ठीक है, और e एनर्जी। अब उन्होंने बोला कि वीन्स कंट्रीब्यूशन ने, वीन्स के अकॉर्डिंग जो हमारे पास क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही एक्सप्लेनेशन है ये, ठीक है। वीन्स ये बोलता है कि ये जो ऑसिलेटर्स हैं
वो आपके पास इतनी एनर्जी जो है वो रेडिएट करते हैं। और इतनी बात बता दी जाए, अब ये वीन्स का कंट्रीब्यूशन, जो वीन्स ने अपना ये फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ लो वेवलेंथ, आप क्या बोल सकते हो इसको, लो वेवलेंथ की जब रेडिएशंस एमिट हो रही थी तभी वैलिड था। तो लो वेवलेंथ के लिए तो ये इक्वेशन वैलिड हो गई, लेकिन ये इक्वेशन हाई वेवलेंथ पे वैलिड नहीं हुई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ लो वेवलेंथ का क्या मतलब हुआ? पहले तो ये देखो, मैंने बोला लो वेवलेंथ, वेवलेंथ का टेम्परेचर के साथ रिलेशन भी याद रखना है, वेवलेंथ का एनर्जी के साथ रिलेशन भी याद रखना है। देखो लो वेवलेंथ है ना, इसको यहां लिख देता हूं मैं। वेवलेंथ अगर लो है, अगर लो वेवलेंथ है तो टेम्परेचर क्या है? ज्यादा। इसका मतलब टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा है तो एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा। ठीक है, इसका मतलब वीन्स कंट्रीब्यूशन, जो वीन्स ने अपना फॉर्मूला दिया, ये सिर्फ और सिर्फ हाई टेम्परेचर पे वैलिड है, या यूं कह लो हाई एनर्जी पे वैलिड है। अब हाई एनर्जी किसकी होती है? यूवी की। यूवी की एनर्जी हाई होती है ना, इसका मतलब ये अल्टीमेटली हमारे पास यूवी रीजन पे जाके ये फॉर्मूला वैलिड है। लेकिन आईआर में, अब इसका आप उल्टा कर लेना सबका, और यहाँ पे आ जाएगा आईआर में वैलिडिटी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये सबसे बड़ा कंक्लूजन का पॉइंट है। सब कुछ रट लोगे, ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसकी लाइनें लुइनें सब बुक से मिल जाएंगी, ठीक है, लाइंस किस प्रकार से लिखनी है वो बुक से मिल जाएंगी, पर ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो वहां पे सिर्फ इतना लिखा हुआ है, वैलिडिटी ऑन लो वेवलेंथ एंड नॉट वैलिड फॉर हाई वेवलेंथ। अगर उसके आगे की कहानी तो मैं समझा रहा हूं यहाँ पे कि लो वेवलेंथ के ऊपर वो वैलिड है, इसका मतलब टेम्परेचर हाई है, एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा मतलब यूवी रीजन में वो चीज फॉल कर रही है, वो चीज यूवी रीजन में फॉल कर रही है। ठीक है, अब रेले जीन्स की बात करते हैं। अब रेले जीन्स बोलता है, रेले जीन्स के अकॉर्डिंग में हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, ई लैम्डा इज इक्वल्स टू 8 पाई अपॉन लैम्डा की पावर 4 के टी। ठीक है, 8 पाई लैम्डा की पावर 4 इंटू के टी। अब हमारे पास बेसिकली क्या होता है इस पर्टिकुलर चीज में, रेले जीन्स हमें ये बोलता है कि जो एनर्जी निकल रही है उस पर्टिकुलर, जो भी उस टाइम पे जो वेवलेंथ एमिट हो रही होगी, वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शन है लैम्डा की पावर 4 के। ठीक है, और इसकी अगर वैलिडिटी देखी जाए, अगर इसकी वैलिडिटी देखी जाए तो ये लो वेवलेंथ के ऊपर, ये उल्टा कर देना, ऊपर वाले का उल्टा कर देना, लो वेवलेंथ के ऊपर नॉट वैलिड, ठीक है, और हाई वेवलेंथ के ऊपर वैलिड। ठीक है, अब आप बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझना भी है, सुनना ही नहीं है समझना भी है। ठीक है, बेसिकली बात क्या है, हाई वेवलेंथ के ऊपर ये इक्वेशन हमारे पास क्या है? वैलिड है। हाई वेवलेंथ का क्या मतलब हुआ? अब यहाँ पे चलो, हाई वेवलेंथ, वेवलेंथ हाई है, वेवलेंथ अगर हाई है तो टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा। टेम्परेचर लो है तो एनर्जी भी क्या होगी? लो होगी। अब लो एनर्जी का क्या मतलब हुआ? लो एनर्जी मीन्स आईआर रीजन। इसका मतलब ये आईआर के लिए वैलिड है। मतलब ये फॉर्मूला जो है वो जब हमारे पास लो टेम्परेचर होगा तब ये इक्वेशन फॉलो कर रहा होगा, तब जो एनर्जी निकल रही होगी, जो एनर्जी की वैल्यू होगी उस टाइम पे, वो जो आप कैलकुलेट करोगे और इस फॉर्मूले से जो आएगी, जो और आपने जो ऑब्जर्व करी, वो दोनों सेम मिले जाएंगे। ठीक है, लेकिन हाई मतलब लो वेवलेंथ के ऊपर, अगर हम इसको लो वेवलेंथ के ऊपर देखेंगे, अब वेवलेंथ लो हो जाती है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, एनर्जी हाई हो जाती है, रीजन यूवी आ जाता है, तो यूवी रीजन के ऊपर ये वैलिड नहीं है। मतलब जस्ट वीन्स का जो फॉर्मूला है, रेले का फॉर्मूला उल्टा वैलिडेशन, मतलब उनकी वैलिडिटी दोनों की उल्टी है। को एक लो वेवलेंथ पे काम कर रहा है, एक हाई वेवलेंथ पे काम कर रहा है। सिर्फ इतना चीज आपको याद रखनी है ना, चीजें कर सकते हैं आप लोग। अब आप देख सकते हैं रेले जीन्स जो हैं उनका यूवी रीजन में, यानी कि जैसे जैसे आप हाई टेम्परेचर करते जाएंगे, जो
एनर्जी की वैल्यू आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और एक एनर्जी की वैल्यू जो इस फॉर्मूले से आ रही है वो दोनों मैच ही नहीं करेंगे। अब हाई रीजन पे जाके मतलब हाई टेम्परेचर पे जाके यूवी पे जाके ये फेल हो जा रहा है, मतलब रेले जीन्स जो है वो वैलिड नहीं है, वो फेल है। तो इस पर्टिकुलर चीज को जो वो यूवी रीजन पे जाके जो फेल होता है, मतलब हाई टेम्परेचर पे जाके फेल हो रहा है, क्योंकि क्योंकि जो वीन्स है वो तो हाई टेम्परेचर पे फॉलो कर रहा है, लेकिन रेले जीन्स हाई टेम्परेचर पे जाके फेल हो रहा है। इसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट, इसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ, अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ। और ये पेपर में आता है व्हाट इज अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ। और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में अगर आप समझ रहे हैं तो आपको अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ समझना पड़ेगा। ये एक ऐसा रीजन आ गया जहां पे आपके पास यूवी रीजन में वो चीज पहुंच के आपके पास वो फॉर्मूला वैलिड नहीं हो रहा। इसका मतलब ये क्लासिकल लिमिट आ गई। यहाँ पे आपके पास एक ऐसी लिमिट, यहाँ पे हमारे पास इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर वो चीज वैलिड नहीं है। मतलब अल्ट्रा वायलेट रीजन पे जाके आपके पास ये रेले जीन्स वैलिड नहीं है, एक लिमिट आ चुकी है। ठीक है, सो इसमें हमारे पास क्या रहता है, अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ रहता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई। ये क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमने देखा। अब आप एक चीज नोट करोगे, दो लोगों का कंट्रीब्यूशन आया, कोई कहीं वैलिड है कोई कहीं वैलिड है, कोई कहीं नहीं है तो कोई कहीं नहीं है। हमें एक ऑथेंटिक वे की जरूरत है, हमें क्या है, एक ऑथेंटिक वे की जरूरत है। तो अब हमारे पास इसका एक क्वांटम के तरीके से हमारे पास क्या आएगा, इसकी एक अप्रोच आएगी। क्लासिकल अप्रोच हमने देख ली, अब इसको हम क्वांटम मैकेनिकली, अब उसके बाद हमारे पास किसका कंट्रीब्यूशन आता है, अब आता है हमारे पास प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। अब ये जो हमारे पास प्लैंक्स रेडिएशन लॉ है ना, अब ये क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू से इस ब्लैक बॉडी की एक्सप्लेनेशन है। प्लैंक्स लॉ में सबको पता है, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। ठीक है, अब मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। प्लैंक्स रेडिएशन लॉ का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसने भी हमारे फॉर्मूला दिया था दैट ई लैम्डा दैट इज इक्वल्स टू 8 पाई एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा की पावर 5 1 अपॉन ई रेज टू पावर एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा के टी माइनस 1। अब ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारे पास प्लैंक्स रेडिएशन लॉ है, समझे मेरी बात। और ये फॉर्मूला हमने क्वांटम मैकेनिकली डिराइव करा हुआ है। इसकी डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, इसकी डेरिवेशन मैं अगेन बता रहा हूँ, ये फिजिक्स में है इसकी डेरिवेशन पूरी कंप्लीट तरीके से। यहाँ पे तो मैंने जस्ट फॉर्मूला समझाना है आपको, और इसका मैंने ये बताना है कि किस तरीके से वैलिड है। अब ये फॉर्मूला दोनों जो हमने ऊपर कॉन्ट्रीब्यूशन देखे दोनों लोगों के, उन दोनों को ये मतलब दोनों के लिए वैलिड है। कैसे वैलिड है, अगर मैं लो वेवलेंथ पे चलूं, अगर मैं लो वेवलेंथ पे बात करता हूं, ठीक है, लो वेवलेंथ के ऊपर देखो वेवलेंथ लो हो गई। अब ये जो ई रेस टू पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी वाला फैक्टर था, अगर लैम्डा की वैल्यू लो हो जाती है, आप इमेजिन करो, पहले आप ये वाला वैल्यू देखो, इधर देखो, लैम्डा की वैल्यू लो हो जाती है, ये लैम्डा हमारे पास लैम्डा की वैल्यू लो है और ये डिवाइड में है, ये हमारे पास डिवाइड में है, बीच में डिवाइड लगा है। तो अगर ये वैल्यू लो है तो 1 अपॉन में ये वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ई के आगे लगा है पॉजिटिव, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि ये जो हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यू है, अब ये हमारे पास इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास इंक्रीज हो चुकी है। अगर ये ज्यादा हो चुकी है तो हम लिख सकते हैं ई की पावर एच सी बाय लैम्डा के टी माइनस 1 डेट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, किसके बराबर आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली एच सी बाय लैम्डा के टी के बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि ये चीज वैल्यू बड़ी है ना, और बड़ी में से अगर थोड़ा छोटा हिस्सा 1 माइनस भी कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये पूरा निगलेक्ट होके इसी के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही करते हैं हम, जो चीज़ बड़ी होती है वो उसी के बराबर आ जाता है। तो अब जो एनर्जी की वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, 8 पाई एच सी लैम्डा की पावर 5 डेट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, नॉट इक्वल्स टू, इक्वल टू थोड़ी आएगा यहाँ पे, क्या कर रहा हूँ मैं भी,
तो ये क्या बन जाएगा 1/e⁻ kT, ये चीज़ बन जाएगी। और अगर आप बड़े ध्यान से ये इस फॉर्मूले को देख रहे हैं, ये जो मैंने फॉर्मूला अभी आपके समक्ष लिखा है, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमारे पास बिल्कुल सेम है जो हमने ये वाला वीन्स में पढ़ा। ठीक है, वीन्स में जो फॉर्मूला पढ़ा वो दोनों सेम ही तो हैं। इसको चाहे आप ई के ऊपर ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप ई लैम्डा इज इक्वल्स टू 8πhc/λ5 e⁻ ऐसे लिख सकते हो। और ये वीन्स है, यानी कि लो वेवलेंथ के ऊपर ये वीन्स वाला जो कॉन्ट्रीब्यूशन था उसमें फॉलो कर रहा है। ठीक है, और ये आइडेंटिकल है वीन्स इक्वेशन जैसी। अब आपने करना क्या है, अब आपने हाई वेवलेंथ पे चलना है। जब मैं इसको हाई वेवलेंथ पे चेकूंगा, ठीक है, अब हाई वेवलेंथ के ऊपर ये जो हमारे पास फॉर्मूला था ऊपर ये वाला, हाई वेवलेंथ में क्या हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो 1/λ छोटा हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास क्या लग जाती है कि एक्सपेंशन सीरीज लग जाएगी, इसके ऊपर सीरीज एक्सपेंशन होता है, तो उसमें जाने की जरूरत नहीं है। वो सीरीज एक्सपेंशन वो सारा वो मैथ आ गया बीच में। ठीक है, आप लोग इसको सीधा डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, जो e⁻hc/kT है, that is approximately equals to hc/kT। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। और ये वाली वैल्यू जो है वो मैं किस में पुट करूंगा, ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा इसमें। तो क्या बन जाएगा आपके पास, देखो ई लैम्डा डेट इज इक्वल्स टू 8πhc/λ5। ठीक है, और साथ में क्या है हमारे पास λ⁵, यानी कि 1 में है। इस पूरी चीज को मैंने लिखा है, ये चीज आपको जरूर याद रखना, ये पूरी चीज हमारे पास इसके बराबर आ जाएगी। ठीक है, और ये चीज हमारे पास क्या बन जाता है, दैट इज मल्टीप्लाई kT λ/hc, ये चीज बन जाएगी। यानी कि मैंने इस पूरी चीज को, ये जो 1 ये वाली टर्म है हमारे पास e⁻hc/λ kT-1 अगर लगा है, तो हम इस पूरी चीज को इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो काट दो, HC से HC कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा 8π/λ5 इंटू kT। यही थी हमारे पास क्या, रेले जीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये हाई टेम्परेचर पे, मतलब हाई वेवलेंथ पे क्या हो जाता है, हाई वेवलेंथ पे हमारे पास ये रेले जीन्स को फॉलो कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है, अब दोनों का इकट्ठा कंट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे तो वो किस में है, इस प्लैंक्स रेडिएशन लॉ में है। ये जो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ है, अब हम इसको क्या मानेंगे, वैलिड फॉर्मूला मानेंगे, क्योंकि अब वेवलेंथ जो है वो आपको पता ही है किस प्रकार से कैसे मूव कर रही है। एक हाई वेवलेंथ की तरफ से हम लो वेवलेंथ की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हम एक लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ जा रहे थे। तो एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए था जो टाइम टू टाइम बदल जाए। तो फिर ये फॉर्मूला एक ही है और इसमें वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे, आपके पास वैल्यूज एक ऐसी वैल्यूज आ जाएंगी जो इन दोनों कॉन्ट्रीब्यूशन से मैच करती हुई होंगी। यानी कि हमने क्लासिकल थ्योरी को छोड़ के हमने क्वांटम थ्योरी पे आया। ठीक है, सो इस तरीके से जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, लेकिन प्लैंक्स रेडिएशन लॉ इसको एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, सो इसमें थोड़ा सा एंड में ये फॉर्मूलाज में जस्ट वही है, थोड़ा सा अगर आप याद रख सकते हैं इसको याद रखिए। बाकी आपको कंसेप्ट जरूर पता होना चाहिए कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती क्या है और किस तरीके से हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमारे पास फिनोमिना रहता है। मैंने आपको फिनोमिना समझा दिया और मैंने आपको ये भी बताया इसका ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर के साथ इसका एक रिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, सो आई होप आपको ये लेक्चर मेरा अंडरस्टैंड हुआ होगा। सो इस वीडियो लेक्चर में हम बस इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टार्ट करेंगे। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस लेक्चर। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।